नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित अस्थाना। आज मैं आपको शूल या कॉलिक के बारे में बता रहा हूँ। इन सिंपल टर्म्स हम इसको पेन कह सकते हैं। व्हाट इज़ पेन, इट्स टाइप, इट्स साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। शूल या कॉलिक मीन्स पेन, दर्द। ये दर्द आपको कहीं भी हो सकता है। आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपकी कान में दर्द हो सकता है, आँखों में दर्द हो सकता है, आपकी गर्दन में भी दर्द हो सकता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आचार्य माधव ने इसको एक स्वतंत्र अध्याय में एक्सप्लेन किया था। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर स्थान के 42nd चैप्टर, जिसको हम गुल्म प्रतिषेध अध्याय नाम से जानते हैं, उन्होंने इसको एक गुल्म का कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव बताया था। आचार्य काश्यप ने खिल स्थान में इसको एक्सप्लेन किया है, अध्याय 18। शूल को हम एक इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम जैसे रूप या कॉम्प्लिकेशन समझ सकते हैं कई डिजीज़ेस का। शूल के प्रकार। आयुर्वेद के अनुसार आचार्य माधव ने शूल को 8 प्रकार का माना है। वातज, पित्तज, कफज। 3 प्रकार का द्वंद्वज, वात पित्तज, वात कफज एंड पित्त कफज। त्रिदोषज या संधिपातज और आमज। आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार के शूल माने हैं, वातज, पित्तज, कफज एंड संधिपातज। बाद में उन्होंने 7 प्रकार के शूल और माने हैं, पार्श्वशूल, हृतशूल, कुक्षिशूल, वस्तिशूल, मूत्रशूल, विटशूल और अविपाक या अन्नदोषज शूल। अब हम वातज शूल के निदान दैट इज़ कॉजेटिव एंड डायग्नोस्टिक फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक्सेसिव एक्सरसाइज, ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करना, एक्सेस ट्रैवलिंग, ज़्यादा घूमना फिरना, एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी, स्टेइंग लेट एट नाइट, रात्रि जागरण, ज़्यादा देर तक रात में पढ़ने से हमारा वात कुपित होता है। कंज्यूमिंग फूड्स विच आर ड्राई और ईटिंग ड्राई मीट एंड ड्राई वेजिटेबल्स। ड्राई फूड्स जैसे कि स्नैक्स, नूडल्स या पाउडर्ड मिल्क खाना। इसके अलावा ड्राई वेजिटेबल्स जैसे कि आलू, फली, प्याज, ये ज़्यादा खाना, इनसे भी हमारा वात कुपित होता है। इनटेक ऑफ इनकम्पैटिबल फूड्स एंड एक्सेस ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना भी। सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस लाइक फ्लैटस, यूरिन एंड फीसेस। जो भी नेचुरल अर्जेस हैं, मूत्र वेग या पुरुष वेग, इसको हमें रोकना नहीं चाहिए, इससे हमारा वात कुपित होता है। इसके अलावा ईटिंग वाइल द प्रीवियस फूड्स आर नॉट डाइजेस्टेड, आपने भोजन किया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। नॉर्मली 1 से 2 घंटे लगते हैं, हमने अगर भोजन किया है उसके बाद उसके पचने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। अगर वो समय पूरा नहीं हुआ, हमने खाना खा लिया, तब भी वात कुपित हो जाता है। इसके अलावा हमें भूख लगी है और हमने पानी पी लिया, इंटेक ऑफ वाटर वाइल हंग्री, ये सभी फैक्टर्स वात को कुपित करते हैं एंड अल्टीमेटली इट प्रोड्यूसेस सीवियर कॉलिक इन एब्डोमेन। वातज शूल के रूप दैट इज साइन एंड सिम्टम्स, क्या लक्षण होते हैं। वातज शूल में सबसे पहले पेन होता है एब्डोमेन के रीजन में, मतलब आपके पेट या उदर में दर्द होना शुरू हो जाता है। हृदय में दर्द होता है, फ्लैंक्स में। फ्लैंक जनरली अपर एब्डोमेन का रीजन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ साइड ऑफ द बॉडी, रिब केज और हिप की इलियक बोन के बीच का हिस्सा, उसको हम फ्लैंक्स कहते हैं। तो वहाँ पर पेन हो सकता है। बैक में पेन होता है एंड इन द रीजन ऑफ ब्लैडर। पेन इंक्रीज़ होता है जब फूड आपका डाइजेस्ट हो जाता है। इवनिंग में इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग विंटर एंड इन द रेनी सीजन। पेन अपने आप ही बढ़ता है या कम होता है।
कभी कम होने लगता है, कभी बढ़ने लगता है। प्रिकिंग नेचर का होता है, ऐसा लगता है कि सुई सी चुभ रही है। टीयरिंग नेचर का होता है, ऐसा लगता है कि हम उसको सहन नहीं कर सकते, बिल्कुल असहनीय दर्द होता है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन होता है इन द मूवमेंट ऑफ फिसीज एंड फ्लैटर्स। इस पेन को हम कम कर सकते हैं हॉट फर्मेंटेशन से, मतलब एक गर्म, जिसे हम कह सकते हैं गर्म पोटली, उससे हम सेक करें तो उससे पेन कम होता है। ऑयल मसाज से, जैसे कि सीसम ऑयल, तिल के तेल, इससे अगर हम मसाज करेंगे तो वातशूल में आराम मिलता है। इसके अलावा ऐसे भोजन लें जो कि फैटी हों और गर्म हो, या हम गर्म पेय पदार्थ ले सकते हैं। पित्तशूल के निदान, दैट इज कॉजेटिव एंड डायग्नोस्टिक फैक्टर। सबसे पहले ओवर इंडल्जेंस ऑफ फूड्स विच आर अल्कलाइन और क्षारीय इन नेचर, मतलब ऐसे पदार्थों का ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करना जो कि बहुत ज़्यादा क्षारीय नेचर के हैं या अल्कलाइन है, जैसे कि हम फूल गोभी या पत्ता गोभी कह सकते हैं, संतरा, प्याज, लहसुन आदि। इनको ज़रूरत से ज़्यादा खाना। ईटिंग एक्सेसिव हॉट एंड पेनिट्रेटिंग फूड एंड ड्रिंक्स विद पंजेंट एंड सोर टेस्ट, मतलब ऐसे अत्यधिक गर्म पदार्थों का सेवन। इसके अलावा ऐसे भोजन जो कि ज़रूरत से ज़्यादा कटु या खट्टे हैं, जैसे कि विनेगर हो गया, मिर्च हो गया, मूली, काली मिर्च, अदरक आदि। ईटिंग टू एक्रिड एंड सोर फूड्स, ऐसे पदार्थों का सेवन अवॉइड करना चाहिए जो कि ज़रूरत से ज़्यादा तीखे हैं। फूड दैट कॉजेज बर्निंग इन द एब्डोमेन, ऐसे पदार्थों का सेवन हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि जलन प्रोड्यूस करें आपके एब्डोमेन में, जैसे पेट में या उदर में। ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा, ये भी पित्तशूल को कॉज करता है। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोज़र सन का या हीट का, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा धूप में भी नहीं निकलना चाहिए, जिससे पित्तशूल एग्रीवेट होता है। इसके रूप जैसे साइन एंड सिम्टम्स, पेन अम्बिलिकल रीजन में इसमें ज़्यादा होता है, मतलब आपके एब्डोमिनल रीजन में दर्द होता है। इसके अलावा पर्सपायरेशन, जैसे पसीना आता है ज़रूरत से ज़्यादा। फेंटिंग, बेहोशी, गिडीनेस, चक्कर आने लगते हैं आपको, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके फीवर महसूस होने लगता है। पित्तशूल में जनरली पेन आफ्टरनून, मतलब दोपहर में इंक्रीज़ होता है, मिडनाइट रात में इंक्रीज़ होता है, शरद ऋतु या फिर हम अक्टूबर में कह सकते हैं। आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है ये निदान परिवर्जन का, मतलब रोग को उत्पन्न करने के जो भी रीज़न्स हैं, अगर हम उनको ऊपर कंट्रोल कर लें, उनको अवॉइड कर दें, तो रोग अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसलिए पित्तशूल ठीक हो सकता है अगर हम ठंडे भोजन करने लगें, ठंडे खाना खाने लगें, या पेय पदार्थ पीने लगें, या ऐसे पदार्थ जो कि मीठे हों, तो पित्तशूल अपने आप भी कम हो सकता है। कफशूल के निदान, दैट इज़ कॉजेटिव एंड डायग्नोस्टिक फैक्टर। मार्शी एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो दलदल में रहते हैं, जैसे कि मगरमच्छ, बत्तख, स्नेल्स या घोंघा, मेंढक या कछुआ, ऐसे एनिमल्स का ज़रूरत से ज़्यादा उनका मांस खाना। ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, इसमें मोस्ट कॉमन आपकी फ़िशेज़ आती हैं, शार्क्स, डॉल्फिन, जेली फिशेज़ वगैरह। ऐसे एनिमल्स का मांस खाना, मतलब जलज जानवर जो होते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, उनकी एक्सेस ईटिंग, शुगर केन जूस, जैगरी दैट इज़ गुड़, मोलेसेस या शीरा, इन सब के अत्यधिक सेवन से कफशूल होता है। रूप दैट इज साइन एंड सिम्टम्स, सीवियर पेन विद नोजिया एंड वॉमिटिंग की इच्छा होती है, या कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा थकावट या भारीपन लगता है बॉडी में और स्टमक में।
जनरली कफशूल में पेन इंक्रीज़ होता है आफ्टर ईटिंग, सर्दियों में इंक्रीज़ होता है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में इंक्रीज़ होता है कफशूल में पेन, सनराइज़ के समय, या फिर शिशिर या वसंत ऋतु में। द्विदोषा शूल तीन प्रकार के होते हैं: वात कफज, वात पित्तज, कफ पित्तज। वात कफज ये शूल मोर प्रोमिनेंट होता है इन द रीजन ऑफ हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर एंड फ्लैंक्स में। वात पित्तज इस प्रकार का शूल ज़्यादा होता है नाभि मतलब अम्बिलिकल रीजन में, आपके एब्डोमिनल रीजन में, और वस्ती के रीजन में, दैट इज़ एनल एंड वैजाइनल कैनाल के रीजन में वात पित्त शूल ज़्यादा होता है। कफ पित्त शूल ऐसा शूल होता है ज़्यादा हार्ट और फ्लैंक्स में। सन्निपातस शूल, इसमें तीनों शूल के मिक्स्ड सिम्टम्स आते हैं, वातज, पित्तज और कफस शूल, जैसे कि फीवर, सीवियर फेंटिंग, ऐसा लगता है कि पर्सन बेहोश हो रहा है, बॉडी पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, एंड डिस्पेप्सिया अपच, जब आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है तो उसे हम सन्निपातस शूल समझ सकते हैं। आमस शूल, आम अर्थात अपक्व अन्न के कारण उत्पन्न हुआ शूल, इसका अधिष्ठान अमाशय होता है। इसमें सबसे पहले आम से शूल उत्पन्न होता है, उसके बाद अन्य दोषों से संबंध हो जाने पर दोष भेद के अकॉर्डिंग हृदय, पार्श्व, वस्ती प्रदेश और उदर पार्श्व में भी शूल होने लगता है। दैट इज़ एब्डोमेन में गैस एंड साउंड्स डेवलप हो जाती हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग की इच्छा होने लगती है, एब्डोमिनल रीजन में भारीपन सा महसूस होने लगता है, बॉडी में ऐसे लगता है कि हमने कोई गीला कपड़ा लपेट रखा है, इस टाइप की सेंसेशंस होने लगती हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और एक्सेसिव सेलिवेशन भी आमस शूल का एक मुख्य लक्षण था। साध्यता असाध्यता, दैट इज़ प्रोग्नोसिस ऑफ द शूल, क्यूरेबल, दैट इज़ साध्य होगा। अगर शूल वात, पित्त या कफ इनमें से किसी भी दोष के कुपित होने से प्रोड्यूस हुआ है तो वो ईज़िली क्यूरेबल होगा, उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो सकता है। कृच्छ साध्य, दैट इज़ क्यूरेबल विथ डिफ़िकल्टी। अगर शूल दो दोषों के कुपित होने से प्रोड्यूस हुआ है, मतलब द्वंद्व शूल है, वात पित्तज, पित्त कफज या वात कफज, देन इट इज़ कृच्छ साध्य। इनक्यूरेबल अगर शूल प्रोड्यूस्ड हुआ है तीनों दोषों के इंक्रीज होने से, मतलब सन्निपातस शूल है, तो वो असाध्य होता है। शूल चिकित्सा, सबसे पहले सामान्य चिकित्सा। भैषज रत्नावली में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, वमनम लंघनम स्वेदः पाचनम फलवर्तयः क्षार चूर्णश्च गुटिकाः शस्यन्ते शूल शांते। अर्थात शूल रोग में सबसे पहले वमन, अगर कफ का उत्क्लेश हुआ हो, लंघन अगर आम की अधिकता हो मतलब आमस शूल हो, स्वेदन पित्तज शूल या पित्तज अम्लपित्त को छोड़कर अन्य सभी शूलों में, पाचन, फलवर्ती, क्षार, चूर्ण एवं गुटिका का प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद के चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले हम निदान परिवर्जन करते हैं, फिर संशोधन अर्थात वमन, विरेचन, वस्ती, देन लंघन, शमन और पाचन योग अर्थात चूर्ण, गुटिका वगैरह का प्रयोग करते हैं।
विशेष चिकित्सा, इसमें सबसे पहले वातशूल। वातशूल इसमें वायु प्रबल होती है, इसलिए सबसे पहले स्नेहन और स्वेदन हम करते हैं। स्नेहन हम कर सकते हैं घृत या तेल से, या फिर खीर या क्रशरा अर्थात खिचड़ी की पोटली, अथवा अनूप एवं औदक जानवरों के मांस अर्थात दलदल में जो जानवर रहते हैं या फिर जो जल में जानवर रहते हैं, इन जानवरों के मांस की एक पोटली बना लेंगे, उससे हम सेक सकते हैं अर्थात स्वेदन कर सकते हैं। इसका यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा चूर्ण हम यूज़ कर सकते हैं, करंजादी चूर्ण। हरी तकियादी चूर्ण, गुड़ोच्यादी चूर्ण। क्वाथ या डिकॉक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं नागरादि क्वाथ, बलादी क्वाथ। कल्प दैट इज़ प्रिपेयर्ड मेडिसिन में हम यूज़ कर सकते हैं अग्निमुख रस, उदय भास्कर रस, हिंगवाशक चूर्ण, शंखवटी, लवण भास्कर चूर्ण, सवर्चलादि वटी आदि। पित्तशूल चिकित्सा। पित्तशूल में अगर दोष प्रेजेंट हैं स्टमक में, मतलब आपके पेट में अगर दोष प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले पेशेंट को हम क्वाथ देते हैं, लिक्विराइज दैट इज़ मुलेठी का क्वाथ देते हैं। उसके बाद वामक द्रव्य के द्वारा वमन कराते हैं। सबसे कॉमन वामक द्रव्य हम सभी जानते हैं मदन फल, जो कि हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। इसके अलावा जीमूतक आदि। इसके अलावा अगर दोष प्रेजेंट हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज़ बड़ी आंत में, तो हम परगेशन दैट इज़ विरेचन कराते हैं दूध के साथ कास्टर ऑयल दैट इज़ अरंडी का तेल, या फिर जो भी विरेचक द्रव्य होते हैं। सबसे कॉमन विरेचक द्रव्य निशोथ या त्रिव्रत है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। चूर्ण या पाउडर में हम यूज़ कर सकते हैं पित्तशूल में हरितक्यादि चूर्ण, धत्रादि चूर्ण। क्वाथ में शतावर्यादि क्वाथ, भ्रत्रादि क्वाथ और त्रिफ्रादि क्वाथ। कल्प में शंख भस्म, कपादिका भस्म, कामदुग्धा रस। कफशूल, इसमें हल्के स्नेहन के बाद हम ड्राई फोमेंटेशन मतलब बिल्कुल सूखा स्वेदन कर सकते हैं। इसके अलावा चूर्ण हम यूज़ कर सकते हैं लवण त्रयादि चूर्ण, पथ्यादि चूर्ण। कल्प में शूलहरवटी, समुद्रादि मिश्रण। आमशूल की चिकित्सा कफशूल के जैसे करते हैं। अगर पेशेंट स्ट्रांग है तो उसके लिए वमन लाभकारी है। अगर पेशेंट वीक है तो उसके लिए लंघन हम एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा चित्रकादि क्वाथ, एरंडादि क्वाथ, शंखवटी। आम को शरीर से हम निकाल सकते हैं अरंडी के तेल या लहसुन के रस के द्वारा। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो हम रसोनादि वटी या शूल गज के से रस यूज़ कर सकते हैं।
पथ्य अपथ्य अर्थात क्या खाएं और क्या ना खाएं। हल्का भोजन लें और उस भोजन में लहसुन या त्रिकटु हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अंगूर, अनार, केला और सेब ले सकते हैं। जितने भी नेचुरल अर्जेस हैं उनको ना रोकें, जैसे कि यूरिन, फिसीज या फ्लैटस। ये सभी नेचुरल अर्जेस हैं, स्वाभाविक हैं, उनको ना रोकें। ज़रूरत से ज़्यादा सूखा भोजन या ठंडा भोजन या पेय पदार्थ ना यूज़ करें। अल्कोहल अवॉइड करें। फ्राइड फूड्स को अवॉइड करें। पार्श्वशूल, पार्श्व दैट इज लिटरल पार्ट ऑफ द चेस्ट। पार्श्वशूल जनरली होता है बाय द ओवर इंडल्जेंस ऑफ इनकम्पैटिबल फूड्स, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन या जितने भी फ्रोज़न फूड्स हैं उनको हम इनकम्पैटिबल कह सकते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए लाभकारी नहीं है। उनके खाने से इसमें कफ दूषित होता है और वो स्थान संशय कर लेता है कुक्षी, दैट इज़ लार्ज इंटेस्टीन या स्मॉल इंटेस्टीन का पार्ट, और वहाँ पे वो वात को ब्लॉक कर देता है, उसका रास्ता रोक देता है अल्टीमेटली, जिसके कारण एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने लगता है। डिफरेंट प्रकार के साउंड्स या प्रिकिंग पेन फ्लैंक रीजन में होने लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे सुई चुभ रहे हैं। हृदशूल that is caused by the variation of वात एंड रस। चेस्ट में कफ और पित्त रहते हैं। वात उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है एंड अल्टीमेटली हृदय में रस मौजूद होता है, उससे कंबाइन होकर ये पेन प्रोड्यूस करते हैं एंड अल्टीमेटली कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीदिंग। कुक्षिशूल, कुपित वात जठराग्नि को दूषित करता है, जिसके कारण भोजन जो भी जस्ट हमने किया होता है वो बहुत ज़्यादा देर तक कुक्षी में रहता है बिना पाचन के एंड अल्टीमेटली जिसके कारण डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, आम मल बनने लगता है एंड अल्टीमेटली पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम पेन और उसको आराम नहीं मिलता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन में रहे, सिटिंग में, स्लीपिंग में या स्टैंडिंग पोजीशन में। दिस इज़ कॉल्ड कुक्षिशूल। वस्तिशूल, जो कि कुपित वात के कारण उत्पन्न होता है। अगर हम अपने नेचुरल अर्जेस लाइक यूरिन, फिसीज या फ्लैटस को रोकते हैं तो उसके कारण वात कुपित हो जाता है और वो स्थान संशय कर लेता है अपने वस्ती, नाभि और वंशण में, जिसके कारण फिसीज, यूरिन या फ्लैटस इसका निष्कासन बहुत मुश्किल से होता है या बहुत पेनफुल होता है। नेक्स्ट इज़ मूत्रशूल, जो कि वात के कुपित होने से होता है।
इसमें कुपित वात स्थान संचय कर लेता है अम्बिलिकस, ग्रोइन, फ्लैंक्स, इंटेस्टाइन और पेनिस में, एंड अल्टीमेटली यूरिन का निष्कासन रुक जाता है, बहुत मुश्किल से होता है, एंड इट प्रोड्यूसेस पेन. विच शूल. अगर पर्सन ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि स्नैक्स, नूडल्स, पाउडर्ड मिल्क कंज्यूम कर रहा है, तो उसका वात कुपित हो जाता है, एंड अल्टीमेटली इट ऑब्स्ट्रक्ट द फिसीज इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जिसके कारण बॉडली वीकनेस होने लगती है, जठराग्नि कुपित होने हो जाती है, एंड इट गिव्स राइज टू सीवियर पेन. जनरली एब्डोमेन के राइट और लेफ़्ट पोर्शन में पेन होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है, गिडीनेस एंड फेंटिंग होने लगती है. एंड अगर हम फिसीज या यूरिन का नॉर्मल प्रोसेस भी होने लगता है, तब भी विच शूल से हमें बहुत जल्दी आराम नहीं मिलता है. लास्टली अन्नदोषज शूल, जैसे कि नेम इंडिकेट करता है, कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर डाइजेशन. अगर आपका पाचन ठीक से नहीं हुआ है तो अन्नदोषज शूल होता है. इसमें भी जठराग्नि कुपित होती है, एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स वीक ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड. अगर भोजन बहुत समय तक आपके पेट के अंदर रहता है, then ultimately it causes aggravation of vat, and with the undigested food produces severe pain, जिसके कारण फेंटिंग, फ्लटलेंस, हार्ट विरेचन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होने लगती है, वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियसनेस.